नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विधि का विधान। दर्शकों, आज हम केवल ग्रह की बात नहीं करेंगे, हम उस भाव की बात करेंगे जहां ज्योतिष जन्म लेता है। ज्योतिष कहता है मनुष्य का जीवन केवल घटनाओं से नहीं चलता, वह भावों से चलता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, लेकिन उन सभी भावों में जो सबसे पहले सक्रिय होता है वह है मन का भाव, और उस भाव का स्वामी है चंद्रमा। आज का एपिसोड भी इसी ग्रह पर आधारित है। दर्शकों, सूर्य आपको पहचान देता है, लेकिन चंद्रमा आपको अनुभव देता है। सूर्य कहता है मैं कौन हूं, जबकि चंद्रमा पूछता है मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। यही कारण है कि ज्योतिष में चंद्रमा को मन, मातृत्व और मानस का कारक कहा गया है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठा है वहीं आपका मन बार बार लौटता है। यदि चंद्रमा प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति हर बात को व्यक्तिगत रूप से महसूस करता है। यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो तो घर, मां और सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाते हैं। और यदि चंद्रमा दशम भाव में हो तो व्यक्ति का मन कार्य और प्रतिष्ठा से जुड़ जाता है। दर्शकों, इसका अर्थ यह नहीं कि भाग्य तय हो गया है, इसका अर्थ यह है कि आपका मन किस दिशा में सहज बहता है। और यही है चंद्रमा का मूल विधान। मन स्थिर नहीं है, मन प्रवाह है। चंद्रमा प्रकाश देता है, लेकिन वह अपना प्रकाश नहीं देता, वह सूर्य के तेज को ग्रहण करके उसे कोमल बना देता है। यही मन की प्रकृति है। आत्मा का सत्य कठोर हो सकता है, लेकिन मन उसे जीने योग्य बनाता है। याद रखिए दर्शकों, हर पूर्णिमा का आरंभ अमावस्या से होता है और हर अमावस्या के भीतर अगली पूर्णिमा का बीज छिपा होता है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा संतुलित होता है वह अपनी भावनाओं को शत्रु नहीं मानता। वह जानता है कि क्रोध भी क्षणिक है और दुख भी, आनंद भी। लेकिन जिसका चंद्रमा असंतुलित होता है वह या तो हर भावना में बह जाता है या हर भावना को दबा देता है। दोनों ही स्थितियां असंतुलन है। ज्योतिष का गहरा सिद्धांत है। दर्शकों, सूर्य दिशा देता है, लेकिन चंद्रमा गति देता है। सूर्य लक्ष्य है, चंद्रमा यात्रा है। और यदि यात्रा अशांत हो तो लक्ष्य भी बोझ लगने लगता है। चंद्रमा का ज्योतिषीय अर्थ केवल मन नहीं है, वह स्मृति है, वह अवचेतन है, वह भाव है जो बचपन से आज तक आपके भीतर जमा होता गया है। दर्शकों, मन को समझना कमजोरी नहीं है, मन को स्वीकार करना ही परिपक्वता है। क्योंकि जिस दिन मन ने नकार दिया जाता है उसी दिन भीतर छाया बन जाती है, और जिस दिन मन को स्थान दे दिया जाता है उसी दिन जीवन में शांति उतरने लगती है। यही है चंद्रमा का पहला और सबसे सूक्ष्म विधान। जहां ज्योतिष भविष्य नहीं बताता, वह यह बताता है कि आपका मन किस भाव में बैठा है और आप उसे कैसे साध रहे हैं। यही है चंद्रमा, यही है मन, और यही है विधि का विधान। दर्शकों, हम चंद्रमा को एक ऐसे पात्र के मन के समझेंगे जो न केवल एक रानी थी बल्कि एक मां भी थी, और एक निर्णय के कारण इतिहास में सबसे अधिक प्रश्नों से घिरी हुई स्त्री भी। हम बात कर रहे हैं कैकेयी की। दर्शकों, कैकेयी केवल वह स्त्री नहीं थी जिन्होंने राम को वनवास दिलाया, वे वही कैकेयी थीं जिन्होंने युद्ध भूमि में राजा दशरथ का प्राण बचाया था, जिन्हें दशरथ सबसे अधिक प्रेम करते थे। तो फिर क्या बदला और क्यों बदला, आइए जानते हैं। ज्योतिष कहता है जब चंद्रमा भय से जुड़ जाए तो प्रेम भी संशय में बदल जाता है। कैकेयी का मन पहले स्थिर था, लेकिन जब मंथरा ने उनके भीतर असुरक्षा का बीज डाला तो उनका चंद्रमा विचलित हो गया। याद रखिए दर्शकों, चंद्रमा स्वयं प्रकाश नहीं देता, वह जिस भाव को ग्रहण करता है उसी को बढ़ा देता है। यदि वह गुरु के साथ हो तो करुणा बढ़ती है, यदि वह भय के साथ हो तो संशय बढ़ता है। कैकेयी का चंद्र मातृत्व से जुड़ा था। उन्हें अपने पुत्र भरत के भविष्य की चिंता थी, लेकिन चिंता और भय में अंतर होता है। चिंता संरक्षण देती है, भय विनाश कर देता है। ज्योतिषीय सिद्धांत स्पष्ट है। चंद्रमा यदि राहु के प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति भ्रम में निर्णय लेता है। रामायण में जो वर्णन है कि कैकेयी ने क्रोध में नहीं, भय में निर्णय लिया। उन्हें लगा यदि राम राजा बने तो भरत उपेक्षित हो जाएंगे। यही चंद्रमा का भ्रम था। दर्शकों, असंतुलित चंद्रमा मन को वास्तविकता से काट देता है, वह कल्पनाओं को सत्य बना देता है। और जो मन कल्पना को सत्य मान ले तो निर्णय धर्म से नहीं, भावनात्मक प्रतिक्रिया से होता है।
कैकेयी के निर्णय से इतिहास बदल गया, लेकिन ध्यान दीजिए उन्हें बाद में पश्चाताप भी हुआ। यही चंद्रमा का स्वभाव है, वह तुरंत प्रतिक्रिया देता है लेकिन बाद में ग्लानि भी देता है। ज्योतिष कहता है चंद्रमा स्मृति का ग्रह है, इसलिए गलत निर्णय का बोझ सबसे अधिक मन पर ही रहता है। दर्शकों, कैकेयी हमें यह सिखाती है कि मन को किसी और की वाणी से संचालित मत होने दीजिए। जब चंद्रमा स्वयं से कट जाए तो व्यक्ति दूसरों की आशंकाओं में जीने लगता है, और जब चंद्रमा आत्मबोध से जुड़ जाए तो व्यक्ति भय में भी संतुलित रहता है। याद रखिए, चंद्रमा जल है। जल यदि शांत हो तो आकाश का प्रतिबिंब दिखाता है, और यदि जल विचलित हो तो सत्य भी टूटता हुआ दिखाई देता है। कैकेयी का मन विचलित हुआ और उन्हें वही दिखा जो वास्तव में था ही नहीं। यही है चंद्रमा का गहरा ज्योतिषीय विधान। मन को साधे बिना शक्ति भी संकट बन जाती है। भावना को दिशा दीजिए, भय को निर्णय मत बनने दीजिए, क्योंकि चंद्रमा यदि संतुलित हो तो वही मातृत्व बनता है, और यदि असंतुलित हो तो वही मोह और भ्रम बन जाता है। यही है चंद्रमा का चेतावनी देता हुआ विधान, और यही है विधि का विधान। दर्शकों, चंद्रमा के संतुलन को केवल भावनात्मक नहीं, ज्योतिषीय आधार पर समझिए। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्रमा मन का कारक है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर कहते हैं, चंद्रमा मन, माता, सुख, जल, रजस और स्मृति का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ है आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया, आपका पारिवारिक जुड़ाव और आपके भीतर की शांति सब चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। ज्योतिष में चतुर्थ भाव घर, माता और आंतरिक सुख का है। उसका प्राकृतिक कारक जो है चंद्रमा है। कुंडली में चंद्रमा शुभ प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों से हो, गुरु के प्रभाव में हो तो व्यक्ति को मातृ सुख, गृह सुख और मानसिक सुख का संतुलन प्राप्त होता है। यदि चंद्रमा पाप ग्रह हो, विशेषकर राहु, केतु या शनि से पीड़ित हो तो व्यक्ति को मानसिक अस्थिरता, असुरक्षा और भीतर की बेचैनी अनुभव होती है। यही कारण है कि चंद्रमा को मन का दर्पण कहा गया है। आइए अब जानते हैं संतुलित चंद्रमा कैसा होता है। जब चंद्रमा वृषभ राशि में होता है, क्योंकि तब वहां पर वह उच्च का होता है या शुभ दृष्टि में होता है, तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से परिपक्व होता है। वह सहानुभूतिशील होता है, निर्णय लेने में भी सक्षम होता है। वह रो सकता है लेकिन रोकर टूटता नहीं है। ज्योतिष कहता है उच्च चंद्रमा स्थिर जल के समान होता है, जिसमें आकाश स्पष्ट दिखाई देता है। अब जानते हैं कमजोर चंद्रमा के लक्षण। यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो, यहाँ वो नीच का होता है या छठे, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित हो, तो व्यक्ति को अत्यधिक चिंता, भय, अनिद्रा या भावनात्मक अस्थिरता हो सकती है। ऐसा व्यक्ति छोटी घटनाओं से भी गहराई से प्रभावित हो जाता है या भीतर ही भीतर घुटता रहता है। यह कमजोरी बाहरी नहीं होती, यह भीतर की असुरक्षा होती है। किसी की कुंडली में अत्यधिक प्रबल चंद्रमा कब होता है, ये भी जान लीजिए। चंद्रमा अत्यधिक प्रभावशाली तब होता है जब पूर्णिमा का जन्म हो या कई शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो व्यक्ति अत्यधिक कल्पनाशील, स्वप्निल और भावनात्मक हो सकता है। यदि विवेक का संतुलन न हो तो कल्पना वास्तविकता पर हावी हो जाती है। यही कारण है कि चंद्रमा का संतुलन गुरु से जुड़कर ही परिपक्व होता है। दर्शकों, चंद्रमा के चक्र को ज्योतिषीय प्रतीक के माध्यम से समझते हैं। चंद्रमा लगभग 2.5 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। यही कारण है कि हमारा मन भी बदलता रहता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक की यात्रा सिर्फ खगोलीय घटना नहीं है, यह मानसिक प्रतीक है। अमावस्या का अर्थ है जब मन भीतर जाता है, और पूर्णिमा का अर्थ है जब मन बाहर प्रकट होता है। याद रखिए दर्शकों, चंद्रमा घटता है लेकिन हर बार बढ़ता भी है। यह हमें सिखाता है अंधकार स्थायी नहीं है। अब चंद्रमा का वास्तविक संतुलन क्या है, इस बात को भी समझिए। संतुलित चंद्रमा वह है जहां व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचानता है, जहां वह प्रेम करता है लेकिन चिपकता नहीं है, जहां वह संबंध निभाता है लेकिन स्वयं को खोता नहीं है। ज्योतिष की भाषा में कहें, जब चंद्रमा स्थिर हो तो व्यक्ति प्रतिक्रियात्मक नहीं, उत्तरदायी बनता है। दर्शकों, चंद्रमा हमें यह नहीं सिखाता कि दुख नहीं होगा, वह सिखाता है कि दुख अस्थायी नहीं होगा। हर अमावस्या के बाद प्रकाश लौटता है, हर बेचैनी के बाद शांति संभव है,
क्योंकि चंद्रमा बदलता है लेकिन कभी समाप्त नहीं होता। और यही है चंद्रमा का गहरा ज्योतिषीय विधान। मन को दबाइए मत, उसे दिशा दीजिए। यही है चंद्रमा का संतुलन और यही है विधि का विधान। दर्शकों, हम चंद्रमा की महादशा की बात करेंगे। हम चंद्रमा की महादशा को केवल अनुभव से नहीं, ज्योतिषीय सूत्रों के आधार पर समझेंगे। ज्योतिषीय आधार पर विंशोत्तरी दशा पद्धति में चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है। यह वह काल है जहां जीवन बाहरी उपलब्धियों से अधिक भीतरी अनुभवों पर केंद्रित हो जाता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर स्पष्ट कहते हैं, चंद्रमा मनः सुखम मातृकारकः, अर्थात चंद्रमा मन, सुख और माता का कारक है। इसलिए जब चंद्रमा की महादशा प्रारंभ होती है, जीवन में ये विषय सक्रिय हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं चंद्रमा की स्थिति से महादशा का क्या फल होता है। दर्शकों, महादशा का फल केवल ग्रह से नहीं, उसकी स्थिति से तय होता है। यदि चंद्रमा उच्च अर्थात वृषभ राशि में हो या केंद्र त्रिकोण में शुभ दृष्टि से युक्त हो तो यह काल मानसिक शांति, लोकप्रियता, रचनात्मकता और सामाजिक स्वीकृति देता है। ऐसे व्यक्ति की संवेदनशीलता उसकी शक्ति बनती है। और यदि चंद्रमा नीच अर्थात वृश्चिक राशि का हो या राहु केतु शनि से पीड़ित हो तो यह काल चिंता, भावनात्मक अस्थिरता, निर्णयहीनता और अनिद्रा दे सकता है। याद रखिए दर्शकों, चंद्रमा की महादशा में बाहरी समस्या से अधिक भीतर की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। ज्योतिष में चंद्रमा को स्मृति का भी कारक कहा गया है। इसलिए इस महादशा में पुरानी घटनाएं याद आती हैं, बचपन की स्मृतियां लौटती हैं, पुराने रिश्ते फिर सक्रिय हो जाते हैं। यह संयोग नहीं है, यह चंद्रमा का स्वभाव है। चंद्रमा जल तत्व है और जल स्मृतियों को संजो कर रखता है। यदि आपके भीतर क्षमा है तो यह काल भावनात्मक परिपक्वता देता है। यदि भीतर शिकायतें हैं तो यही काल उन्हें उभार देता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की महादशा में कला और कलाकार की। दर्शकों, इतिहास साक्षी है कि अनेक कवि, कलाकार और लेखक चंद्रमा प्रधान कुंडली में जन्म होते हैं, क्योंकि चंद्रमा कल्पना, संवेदना और अभिव्यक्ति देता है। और यदि यह महादशा शुभ हो तो व्यक्ति लेखन, संगीत, चित्रकला या समाज सेवा की ओर उन्मुख हो सकता है। यह काल मन को भीतर की भाषा सुनने देता है। इसके अलावा ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा मस्तिष्कीय संतुलन का संकेतक है। यदि चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें भाव में पीड़ित हो तो महादशा के दौरान व्यक्ति को भावनात्मक उतार चढ़ाव अधिक अनुभव हो सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सूत्र समझिए, सूर्य आपको दिशा देता है लेकिन चंद्रमा आपको अनुभव देता है। यदि दिशा और अनुभव में सामंजस्य हो तो यह काल अत्यंत उन्नति कारक बनता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की महादशा के वास्तविक प्रश्न की। दर्शकों, यह काल आपसे पूछता है, क्या तुम अपने मन को सुनते हो? क्या तुम अपनी भावनाओं से भागते हो? क्या तुम स्वयं को क्षमा कर पाए हो? यह समय भाग्य बदलने का नहीं, मन को स्वीकार करने का है। क्योंकि यदि चंद्रमा संतुलित हो जाए तो वही व्यक्ति को भीतर से स्थिर बना देता है। और यदि चंद्रमा असंतुलित रहे तो बाहरी सफलता भी संतोष नहीं देती। दर्शकों, चंद्रमा की महादशा दंड नहीं है, यह दर्पण है। यह आपको दिखाती है आपका मन कितना शांत है और कितना अशांत। और यदि आप इस काल में माता का सम्मान करें, जल तत्व से जुड़ें, रात्रि में आत्मचिंतन करें और अपनी भावनाओं को स्वीकार करें तो यह काल आत्मबोध में बदल सकता है। दर्शकों, चंद्रमा की महादशा संघर्ष नहीं है, यह संवेदनशीलता की परिपक्वता है। और जिस दिन मन को शत्रु नहीं मित्र बना लिया जाए उसी दिन चंद्रमा परीक्षा नहीं रहता, वह आत्मस्वीकृति बन जाता है। महादशा की ज्योतिषीय विधान और यही है विधि का विधान। दर्शकों, एक गंभीर चेतावनी की बात करते हैं कि चंद्रमा की वजह से लोगों को दिक्कतें क्यों होती हैं। चंद्रमा केवल करुणा और मातृत्व का प्रतीक नहीं है, वह इच्छा, आकर्षण और भोग की प्रवृत्ति से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप अब तक जान चुके हैं, ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक है और मन का स्वभाव है चाहना, अनुभव करना और फिर और चाहना। यदि इस चाह को दिशा न मिले तो वही मन वासना बन जाता है। आज हम इसी सत्य को समझेंगे। एक पौराणिक पात्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हम बात कर रहे हैं ययाति की। दर्शकों, ययाति केवल एक राजा नहीं थे, वे शक्तिशाली, विद्वान और धर्मपरायण भी थे। लेकिन एक क्षण आया जब उनके भीतर भोग की इच्छा जागी। शुक्राचार्य के हिसाब से वे वृद्ध हो गए थे और तब उन्होंने अपने पुत्र से यौवन मांग लिया। यह घटना केवल कथा नहीं है, ये चंद्रमा के असंतुलन का प्रतीक है।
बृहद पराशर होरा शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है, चंद्रमा मन और कामनाओं का कारक है। जब चंद्रमा राहु या शुक्र से अत्यधिक प्रभावित हो तो मन भोग की ओर झुकता है। जब चंद्रमा स्थिर न हो तो व्यक्ति वर्तमान से संतुष्ट नहीं होता। याद रखिए, चंद्रमा जल तत्व है और जल का स्वभाव है बहना। यदि उस प्रवाह को मर्यादा न मिले तो वह बाढ़ बन जाता है। ययाति का मन तृप्त नहीं था, वह अनुभव का विस्तार चाहता था। यही असंतुष्ट चंद्रमा है। ज्योतिष कहता है सूर्य आत्मा है लेकिन चंद्र अनुभव। आत्मा स्थिर हो सकती है लेकिन अनुभव की इच्छा अनंत हो सकती है। ययाति ने यौवन मांगा, भोग किया, वर्षों तक किया, लेकिन अंततः उन्होंने स्वीकार किया, न जातु कामः काम नाम उपभोगेन शम्यति, अर्थात इच्छाएं भोग से शांत नहीं होती। दर्शकों, यह केवल दार्शनिक वाक्य नहीं है, यह चंद्रमा का गूढ़ सूत्र है। जब चंद्रमा दिशा से कट जाए तो व्यक्ति क्षणिक सुख के पीछे भागता है। वहीं जब चंद्रमा गुरु से जुड़ा हो तो इच्छा साधना बनती है, और जब चंद्रमा राहु से जुड़ा हो तो इच्छा आसक्ति बन जाती है। ययाति की कथा यही बताती है, मन को जितना दो वो उतना और मांगेगा। जब तक मन को समझा न जाए वो शांत नहीं होता। अंत में ययाति ने स्वयं स्वीकार किया कि भोग तृप्ति नहीं देता, संयम देता है। उन्होंने यौवन लौटाया, वन की ओर गए और आत्मचिंतन किया। यही चंद्रमा का शुद्धिकरण है। जब मन अनुभव से सीख ले और दिशा स्वीकार करे। दर्शकों, चंद्रमा का कठोर विधान यही है, यदि मन को मर्यादा न मिले तो वह राजा को भी भटका सकता है। यदि मन को दिशा मिल जाए तो वही मन साधक बना देता है। याद रखिए, इच्छा शत्रु नहीं है, लेकिन इच्छा की अंधी दौड़ विनाश है। मन को समझिए, मन को अनुशासन दीजिए, क्योंकि चंद्रमा यदि संतुलित हो तो आनंद देता है और यदि असंतुलित हो तो अतृप्ति। यही ययाति की कथा की चेतावनी है और यही है विधि का विधान। दर्शकों, अब हम उपायों की बात करेंगे, लेकिन डर या चमत्कार के आधार पर नहीं, ज्योतिषीय सिद्धांत और शास्त्र के आधार पर। ज्योतिष कहता है ग्रह केवल पत्थर से नहीं बदलते, ग्रह चेतना से संतुलित होते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में चंद्रमा को मन, माथा, सुख, जल और रजस का कारक बताया गया है। इसका अर्थ यह है, यदि मन अस्थिर है तो चंद्रमा पीड़ित है, और यदि मन शांत है तो चंद्रमा प्रसन्न है। याद रखिए, चंद्रमा का उपचार बाहर से कम, भीतर से अधिक होता है। अब शास्त्रीय और ज्योतिषीय आधार पर चंद्रमा के उपाय को समझते हैं। दर्शकों, आपको अब तक तो पता चल चुका होगा कि ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। इस संदर्भ में हम पहले उपाय की बात करते हैं। पहला उपाय है मन को दबाना, चंद्रमा को पीड़ित करना है। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को नकार देता है तो वे अवचेतन में दब जाती हैं। चंद्रमा स्मृति का भी कारक है, इसलिए दबाई गई भावना बाद में चिंता, भय और अनिद्रा बनकर लौटती है। शास्त्रीय दृष्टि से स्वीकार ही शुद्धि है। इसका सबसे सरल उपाय है, लिखिए। डायरी लिखना चंद्रमा को स्थिर करता है। बोलिए, विश्वास पात्र व्यक्ति से संवाद कीजिए, क्योंकि चंद्रमा संवाद से हल्का होता है, मौन दमन से नहीं। दर्शकों, दूसरे उपाय की बात करते हैं। चंद्रमा माता का कारक है और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव का प्राकृतिक स्वामी चंद्रमा भी है। यदि व्यक्ति माता से कट जाए या मातृत्व का अनादर करे तो चंद्रमा दुर्बल होता है। मातृत्व का अर्थ केवल जन्मदात्री मां नहीं, धरती माता भी हैं, गौ माता, जल और वह हर ऊर्जा जो पोषण देती है। माता का आशीर्वाद लेना, उनकी सेवा करना चंद्रमा को स्थिर करता है। यह अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। चंद्रमा पोषण देता है और पोषण का सम्मान करने से ही वह प्रसन्न होता है। दर्शकों, तीसरे उपाय की बात करते हैं। ज्योतिषी तत्वों में चंद्रमा जल तत्व का स्वामी है। जल के पास बैठना, विशेषकर चंद्रमा के प्रकाश में, मन को स्वाभाविक रूप से शांत करता है। प्रातःकाल या रात्रि में कुछ क्षण जल के समीप मौन बैठिए। यह ध्यान नहीं, यह आत्मस्वीकृति है। यदि संभव हो तो सोमवार को स्वच्छ जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें। साथ में यह मंत्र पढ़ें, ओम सोमाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करने से मानसिक संतुलन मिलता है। यह शास्त्र में वर्णित चंद्रमा का बीज मंत्र है। दर्शकों, बात करते हैं चौथे उपाय की। आपको बता दें, पूर्णिमा का चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश होता है और अमावस्या को चंद्रमा का अंतर्मुख रूप। आप पूर्णिमा की रात्रि में अपने मन की स्थिति को लिखिए। क्या आपको प्रसन्न करता है, क्या आपको दुख देता है, और अमावस्या पर अनावश्यक भावनाओं को छोड़ने का संकल्प कीजिए। यह मनोवैज्ञानिक नहीं, ज्योतिषीय प्रक्रिया है। चंद्रमा घटता बढ़ता है
और उसी के साथ हमारा मन भी। यदि आप इस चक्र को सचेत रूप से जी लें तो चंद्रमा संतुलित होने लगता है। अब बात करते हैं शास्त्रीय रूप से चंद्रमा के संतुलन के लिए क्या दान और आहार उपयुक्त होता है। चंद्रमा श्वेत वस्तुओं से जुड़ा हुआ है। सोमवार को चावल, दूध, दही, सफेद वस्त्र का दान करिए या गरीब को खीर खिलाइए। यह केवल परंपरा नहीं, ये चंद्रमा के तत्वों का पोषण है। आहार में अत्यधिक मसाले, मद्य और रात्रि जागरण चंद्रमा को कमजोर करते हैं। नियमित नींद, शीतल आहार चंद्रमा को संतुलित करते हैं। दर्शकों, इन सबकी बीच याद रखिए, चंद्रमा मंत्र से शांत हो सकता है, लेकिन स्थिर केवल स्वीकृति से ही होता है। रत्न धारण करना सहायक हो सकता है, लेकिन मन को साधे बिना लाभ सीमित है, क्योंकि चंद्रमा बाहर से नहीं बदलता, वह भीतर प्रतिबिंबित होता है। जिस दिन मन को शत्रु नहीं मित्र मान लिया जाए, उसी दिन चंद्रमा केवल कुंडली में नहीं, जीवन में भी उज्जवल हो जाता है। यही है चंद्रमा का वास्तविक विधान और यही है विधि का विधान। दर्शकों, आज की कथा यहीं विराम लेती है। आज आपने जाना कि चंद्रमा अस्त नहीं होता है, वह केवल रूप बदलता है। मन को दबाइए मत, उसे दिशा दीजिए, क्योंकि जिस दिन मन शांत हो जाता है उसी दिन जीवन स्पष्ट हो जाता है। इसी विश्वास के साथ फिर मिलेंगे अगले ग्रह के साथ, अगले विधान के साथ। तब तक अपने भीतर के चंद्रमा को संतुलित रखिए। हर हर महादेव।